फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है हम क्वेश्चन सेशन का सीरीज चला रहे हैं, एनक्लैक्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सभी। उसमें आज का हमारा एपिसोड है 14th नंबर, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एडमिटेड आफ्टर ट्रॉमा टू द नेक इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट. The client suddenly become the unresponsive and pale with a BP of 60 systolic. The initial nurse action should be. एक पेशेंट है जिसका ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है, ट्रॉमा हो गया है नेक में, और अभी उसके वाइटल्स में जो है वो बीपी जो है 60 mmHg आ रहा है सिस्टोलिक वाला, और पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है और पेल है, यानी कि कलर नॉर्मल से चेंज हो गया. तो द इनिशियल नर्सिंग एक्शन शुड बी टू. तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है. प्लेस द क्लाइंट इन ए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन. पेशेंट को हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देंगे, या इंक्रीज द इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन है उसका रेट बढ़ा देंगे. एडमिनिस्टर एट्रोपिन IN, एट्रोपिन का इंजेक्शन देंगे IM. ऑब्टेन ए क्रेस कार्ड, या एक क्रेस कार्ड रेडी करेंगे हम इस पेशेंट के लिए. ऑब्टेन क्रेस कार्ड मतलब है जो क्रेस कार्ड आपका है उसको लेकर के आएंगे और पेशेंट को उस पर जो मेडिसिन आपको जो देना उसमें से देंगे. तो देखिए, आपको जब पता होना चाहिए कि जब ट्रॉमा टू द नेक की यहाँ पे बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो ट्रॉमा अगर नेक का हुआ है इसका मतलब है कि पेशेंट के वर्टिब्राज में फ्रैक्चर हो सकता है. तो वर्टिब्रा में जब भी फ्रैक्चर होता है या नेक में जब भी फ्रैक्चर होता है, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन या फ्लैट पोजीशन देते हैं. और यहाँ पे बात की गई है प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन. तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है उसमें क्या होता है कि पेशेंट के हेड एंड को डाउन वाली साइड में कर देते हैं, और जो लेग वाला एंड है, जो पैर वाली साइड है, उसको ऊंचा उठा देते हैं. इसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम बोलते हैं. तो जो भी नेक का ट्रॉमा सस्पेक्टेड है या नेक में ट्रॉमा हुआ है, तो हम उस पेशेंट को हमेशा फ्लैट पोजीशन देते हैं, हार्ड सरफेस पे फ्लैट पोजीशन देते हैं. इसलिए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ऑप्शन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, फ्लैट पोजीशन देंगे अगर ट्रॉमा टू द नेक है तो. दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर एट्रोपिन IM. देखिए, आपको पता होना चाहिए अगर एट्रोपिन इंजेक्शन आपको देना है तो हम उसको IM नहीं देते हैं, IV देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा. और तीसरा ऑप्शन है ऑब्टेन ए क्रेस कार्ड. क्रेस कार्ड में यहाँ पे पेशेंट का BP कम हुआ है, ना कि दूसरे वाइटल्स की यहाँ पे या कार्डिक रेट या हार्ट रेट की या पल्स रेट की बात की गई है. और क्रेस कार्ड जो है वो कॉमनली जब पेशेंट कार्डिक अरेस्ट है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट तब होता है, तब हम क्रेस कार्ड में से मेडिसिन या क्रेस कार्ड में जो सामान हमारा होता है, एम्बू बैग है, इंटूबेशन का जो सामान है वो सब, या एंडोट्रेकियल इंटूबेशन का जो सामान है, पेशेंट को इंटूबेट करने का जो सामान है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो सब हमारे क्रेस कार्ड में होते हैं. तो हम इसको यहाँ पे क्रेस कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट के रेस्पिरेशन और हार्ट रेट के बारे में कोई बात नहीं की गई है. यहाँ पे सिर्फ BP जो है उसका सिस्टोलिक वाला है, वो 60 mmHg आ रहा है. तो यहाँ पे हम पेशेंट में फ्लूइड की कमी हुई है, तो यहाँ पे फ्लूइड की कमी हुई है, तो इसलिए हम पेशेंट को इंक्रीज द इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन का जो इन्फ्यूजन है वो पेशेंट में बढ़ा देंगे. इसलिए B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट जब भी ट्रॉमा टू द नेक सस्पेक्टेड है या ट्रॉमा टू द नेक है, तब हमेशा पेशेंट को हार्ड फ्लैट पोजीशन देंगे, हार्ड सरफेस पे. एट्रोपिन IM नहीं देंगे, IV देंगे अगर देना भी होगा तो. ऑब्टेन क्रेस कार्ड का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को कार्डियक और रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BP जो है उसका 60 mmHg है सिस्टोलिक वाला. इसलिए B ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. इंक्रीज द इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन. हम नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन पेशेंट में बढ़ा देंगे, पेशेंट में फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और फ्लूइड का वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो पेशेंट में BP जो है वो भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इमीडिएटली फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ए चेस्ट ट्यूब द नर्स वुड. एक चेस्ट ट्यूब रिमूव की है नर्स ने, तो इसके बाद में जस्ट नर्स क्या करेगी. ऑर्डर एक चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का. टेक द ब्लड प्रेशर, पेशेंट का BP लेंगे. कवर द इंसर्शन साइट विद वैसलीन गोज, या जहाँ पे चेस्ट ट्यूब को हमने ओपनिंग करके डाला हुआ था वहाँ से निकाल लिया है, तो अभी वहाँ पे जो जहाँ से डाला था उस पर हम वैसलीन गोज का एक ड्रेसिंग लगाएंगे. या आस्क द क्लाइंट टू परफॉर्म द वाल्सेल्वा मैनूवर, या पेशेंट को वाल्सेल्वा मैनूवर करने के लिए बोलेंगे. देखिए, वाल्सेल्वा मैनूवर के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं. तो वाल्सेल्वा मैनूवर जो है वो ये जब भी हम चेस्ट ट्यूब रिमूवल जब कर रहे हैं, जब हम चेस्ट ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं तब वाल्सेल्वा मैनूवर का हम यूज करते हैं, ना कि इमीडिएटली फॉलोइंग द रिमूवल. इसमें पूछा गया है कि चेस्ट ट्यूब रिमूव हो जाने के बाद में क्या करेगी नर्स. तो ये वाल्सेल्वा मैनूवर का तो हम कब करेंगे, जब हम चेस्ट ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर रिमूवल क्या करेंगे. वाल्सेल्वा मैनूवर में हम क्या करते हैं, होल्ड ब्रीथ, पेशेंट को बोलते हैं कि अपना सांस को रोकिए, और बियर डाउन मतलब बियर डाउन करना है पेशेंट को. तो जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाना है, जैसे हम
डेफिकेशन के टाइम पे पेशेंट या कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है उसको हम बोल रहे हैं। तो वो जो मैन्योर है उसको हम वाल्सैल्वा मैन्योर बोलते हैं। होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, वाल्सैल्वा मैन्योर उसको बोलते हैं। तो वाल्सैल्वा मैन्योर का हम कब करते हैं? वाल्सैल्वा मैन्योर हम तब करते हैं जब पेशेंट के चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है, क्योंकि इससे पेशेंट के जो चेस्ट है और बाहर वाली जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट की जो एयर है, उसमें एक्सचेंज नहीं हो और प्रेशर चेंज नहीं हो पाए, इसलिए हम वाल्सैल्वा मैन्योर का यूज करते हैं। और वाल्सैल्वा मैन्योर का यूज करने के बाद में हम जब चेस्ट ट्यूब रिमूव कर लिए है तो उसके बाद में हम वैसलीन गोज या एक सील्ड ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी इसलिए नहीं होगा, वाल्सैल्वा मैन्योर चेस्ट ट्यूब जब हम रिमूव कर रहे हैं तब यूज़ किया जाता है, ना कि आफ्टर रिमूवल यूज़ किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा। और ऑर्डर चेस्ट एक्सरे डॉक्टर ऑर्डर करेगा, नर्स ऑर्डर नहीं करेगी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। टेक द बीपी, पेशेंट का बीपी लेने से यहाँ और यहाँ पे चेस्ट रिमूवल से कुछ भी लिंक नहीं है। या पेशेंट का अगर किसी पेशेंट का चेस्ट ट्यूब रिमूव किया गया है तो बीपी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब नर्स क्या करेगी, जो ओपनिंग थी उसको वैसलीन गोज से कवर कर देगी, ताकि जो बाहर वाली एयर है वो अंदर नहीं जाए। अगर बाहर वाली एयर अंदर चली गई, इसका मतलब है कि जो न्यूमोथोरैक्स पेशेंट में डेवलप हो सकता है, यानी कि जो प्लूरल कैविटी और लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है, और उसके एयर एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। इसलिए हम उस ओपनिंग को जहाँ से चेस्ट ट्यूब हमने अंदर डाली थी या बाहर निकाली है उसको हम एयर शील्ड वैसलीन गोज से सील कर देंगे बिल्कुल, ताकि एयर का कोई एक्सचेंज नहीं हो पाए, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A client being treated with sodium warfarin has an INR of 9.0. Which intervention would be most important to include in the nursing care plan? एक पेशेंट है जिसको सोडियम वारफेरिन चल रहा है। सोडियम वारफेरिन क्या है? एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। ओरल एंटीकोएगुलेंट है। हैज़ एन INR का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। PTINR आपने सुना होगा। PTINR किसी भी पेशेंट का उसका ब्लड क्लोटिंग कितने टाइम में हो रहा है वो हम पता करने के लिए PTINR करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और INR का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। यहाँ पे पूछा गया है कि पेशेंट एक सोडियम वारफेरिन उसको चल रहा है, उसका INR 9.0 है। विच इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द नर्सिंग केयर प्लान? इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेशेंट के नर्सिंग केयर प्लान के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है असेस फॉर साइन ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साइन के लिए हम असेस करेंगे पेशेंट को। एंटिसिपेट एंड इंक्रीज इन डोज, या वारफेरिन की डोज को बढ़ाएंगे। तीसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द ड्रग थेरेपी। हम पेशेंट को जो मेडिसिन चल रही है इसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे। या इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। हम पेशेंट के बीच बीच में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो हम करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बार बार करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो देखिए INR जो है ये इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है। INR जो है उसका हम यूज़, इस टेस्ट का क्या यूज़ होता है? इस टेस्ट का यूज़ है कि ये जो हम जो ओरल एंटीकोगुलेंट यहाँ पे पेशेंट को दे रहे हैं सोडियम वारफेरिन, ओरल एंटीकोगुलेंट के इफ़ेक्ट को मेजर करने के लिए हम INR करते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट को मेजर करने के लिए पेशेंट का INR किया जाता है। INR की नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज जो है वो 2 to 3, INR की नॉर्मल रेंज 2 to 3 होती है। 2 to 3 किस लिए होती है? वारफेरिन थेरेपी के लिए, यानी कि अगर किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रहा है तो उसके INR की नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 2 से 3, और यहाँ पे कितना है 9, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में नॉर्मल रेंज है 2 से 3 और INR यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 9 है। 9 का मतलब कितना होगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर जब INR का लेवल बढ़ा हुआ है और पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस रहते ही रहते हैं, लेकिन अगर उसका INR भी लगभग 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है नॉर्मल से, इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। तो हम पेशेंट का असेसमेंट इसमें क्या करेंगे? असेस फॉर साइन ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग। हम पेशेंट में एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए असेस करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा
कि कहीं भी पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकता है। स्किन में ब्लीडिंग होगा तो हम उसकी स्किन को ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें रेड रेसेस डेवलप हो सकते हैं, वो भी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे भी रेसेस डेवलप हो सकते हैं, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पेशेंट में देखने को मिल सकती है, नेजल एपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है, नोज ब्लीड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें जब INR पेशेंट का किसी का बढ़ा हुआ है और ओरल एंटीकोगुलेंट पे अगर पेशेंट चल रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए असेस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होगा, या नर्सिंग केयर प्लान में हम इसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा ऑप्शन था एंटिसिपेट एंड इंक्रीज इन द डोज। पहले ही सोडियम वारफेरिन का डोज यहाँ चल रहा है पेशेंट को और INR उसका बढ़ा हुआ है, तो हम उसका और भी ज़्यादा डोज नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे और INR 9 है, इसका मतलब हो गया कि पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी के बारे में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट को जो ड्रग दी जा रही है वो सोडियम वारफेरिन है। इसके बारे में पेशेंट को क्या ध्यान रखना है हम वो बारे में बताएंगे, ना कि ड्रग थेरेपी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत होगा। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। देखिए वारफेरिन जो है वो पेशेंट के या किसी भी कैंडिडेट के न्यूरोलॉजिकल या दूसरे जो एस्पेक्ट हैं, ब्रेन है या स्पाइनल कोड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने की और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम वारफेरिन का सिर्फ इतना ही है, अगर इसका जो डोज ज़्यादा है और अगर INR का लेवल इसके साथ में और भी ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा कि पेशेंट में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम पेशेंट का जो असेसमेंट है या इंटरवेंशन है वो नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड क्या करेंगे कि पेशेंट हैज़ द साइन ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। नॉर्मल लेवल INR का 2 to 3 होता है वारफेरिन थेरेपी के लिए, और यहाँ पे 9 दिया गया है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और वारफेरिन का INR क्या करता है, INR क्या करता है, ओरल एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम पेशेंट का INR कराते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम पेशेंट का INR कराते हैं। इसके साथ में एक PT भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम की अगर बात की जाए तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 9.9 नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन 9.6 से 11.8 होता है, 9.6 से 11.8 सेकेंड होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9.6 से 11.8 और नॉर्मल INR 2 to 3 होता है वारफेरिन थेरेपी के लिए। और अगर हाई डोज वारफेरिन थेरेपी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हाई डोज वारफेरिन थेरेपी के लिए नॉर्मल रेंज INR की होगी 3 से 4.5। नॉर्मल वारफेरिन थेरेपी के लिए 2 to 3 है और हाई डोज वारफेरिन थेरेपी के लिए 3 से 4.5 है और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है 9.6 से 11.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्नैक सेलेक्शन बाय ए क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। यानी कि एक पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि पेशेंट के बोन की जो बोन मिनरल डेंसिटी जो है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन में जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स की डेंसिटी है वो कम हो गई है। इसकी वजह से बोन फ्रेजाइल हो गई है, वीक हो गई है और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो इनमें से कौन सा खाना पेशेंट अगर स्नैक्स के रूप में ले रहा है, कौन सी चीज़ इनमें से स्नैक्स के रूप में ले रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट अपने डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए वो उसको पता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। क्या ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस लेगा तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है उसमें डाइटरी इंस्ट्रक्शन सही है या डाइटरी मैनेजमेंट सही है। दूसरा था ए ब्लूबेरी मफिन या एक कप ऑफ योगर्ट और एक बनाना। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्नैक्स के रूप में पेशेंट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जो डाइट लेनी चाहिए वो डाइट पेशेंट ले रहा है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली जो बोन में जो मिनरल्स रहते हैं जैसे कैल्शियम है ये सब कम हो जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी की वजह से पेशेंट में बोन मिनरल जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, उसके फ्रैक्चर होने के या टूटने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस तरह के केसेस में हम पेशेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उसमें कैल्शियम की जो डिमांड कम हो रखी है वो पेशेंट को डाइटरी इंस्ट्रक्शन में कैल्शियम ज़्यादा दिया जाए, ताकि पेशेंट का जो बोन मिनरल कैपेसिटी जो है या कैल्शियम का जो लेवल जो बोन में कम हो गया है वो बढ़ सके, बोन के वीकनेस को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन में दिया गया है एक कप ऑफ योगर्ट। हम पेशेंट को अगर इनमें से पेशेंट योगर्ट ले रहा है एक कप में, यानी कि एक कप में योगर्ट का मतलब होगा दही, अगर पेशेंट ये ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट को पता है कि इसको किस तरह की डाइट ऑस्टियोपोरोसिस के केस में लेनी चाहिए। एक योगर्ट कप में लगभग 400 mg कैल्शियम, 400 mg कैल्शियम एक कप ऑफ योगर्ट में होता है। इसलिए कैल्शियम की यहाँ पे कमी हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो पेशेंट यहाँ पे एक कप ऑफ योगर्ट लेगा।
अगर इसमें को डाइट में पेशेंट इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट अपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और एक योगर्ट कप में 400 mg कैल्शियम देखने को मिलता है, या इतना डाइट में मिल जाएगा उसको। एक ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस से विटामिन सी मिलेगा, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ये भी पेशेंट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे पेशेंट के लिए है वो कैल्शियम का लेवल कम हो गया है रोस्ट बोन में, इसलिए पेशेंट कैल्शियम लेगा। और कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे योगर्ट से मिलेगा, और एक कप ऑफ योगर्ट से लगभग 400 mg कैल्शियम पेशेंट को मिलेगा। इसलिए बाकी के तीनों ऑप्शन गलत होंगे और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्डरली क्लाइंट विद hypomagnesemia is admitted to the unit with an order of magnesium sulfate, which action by the nurse indicate understanding of magnesium sulfate। देखिए एक पेशेंट है, उसको हाइपोमैग्नीसीमिया हो रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला है उसको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, तो विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कौन सा एक्शन नर्स के द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि नर्स मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में जानती है कि जब मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हाइपोमैग्नीसीमिया पेशेंट को है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट देने के लिए बोला है, तो इनमें से कौन से इन ऑप्शंस में से पेशेंट नर्स को एक चूज करना है कि इनमें से जब हम किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो इनमें से किस ऑप्शन को या किस तरह के क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस अपने दिमाग में रखेगी, नर्स क्या असेस करेगी, क्या करेगी मैग्नीशियम सल्फेट देते टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है, द नर्स प्लेस ए साइन ओवर द बेड नोट टू चेक ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म। क्या नर्स ये बोर्ड पे एक बेड साइड में एक बोर्ड लगा देगी, उस पर लिख देगी कि इस पेशेंट का लेफ्ट आर्म में बीपी चेक नहीं करना। क्या मैग्नीशियम सल्फेट वाले पेशेंट में लेफ्ट आर्म में बीपी चेक करना मना होता है? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बीपी लेफ्ट आर्म में या किसी भी आर्म में चेक करना मना तब होता है जब वहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे पेशेंट को फिस्टुला क्रिएट किया हुआ है डायलिसिस के लिए, या पेशेंट का मास्टेक्टोमी का सर्जरी हुआ है लेफ्ट साइड में, या कोई और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को बीपीआई हो रखा है, पैरालिसिस है किसी एक लिम्ब का या किसी एक हैंड का, तो उस केसेस में हम पेशेंट की उसी अफेक्टेड वाली साइड से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट वाले पेशेंट में हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, द नर्स प्लेस ए पैडेड टंग ब्लेड एट द बेड साइड। या नर्स एक पैडेड टंग ब्लेड कहाँ पे किया जाता है यूज़? पैडेड टंग ब्लेड जो है वो पेशेंट को टंग को इंजरी नहीं हो, या पेशेंट अपने टंग को जो उसके टीथ हैं उसके बीच में लेके नहीं आ जाए, उसकी टंग कट नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे पैडेड टंग ब्लेड का यूज़ किया जाता है। और ये मेनली हम कन्वर्जन या सीजर वाले पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो तो एक एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन है, एंटी कन्वल्जन मेडिकेशन है। इसका मतलब है कि इसको हम कन्वर्जन अगर पेशेंट को या सीजर पेशेंट को हो रहे हैं तो भी हम इस मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ कर सकते हैं। तो पैडेड टंग ब्लेड कब रखते हैं? जब पेशेंट को सीजर होने के चांसेस है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट तो एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन है, इसका मतलब है कि पेशेंट को सीजर नहीं होंगे, तो यहाँ पे पैडेड टंग ब्लेड रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, द नर्स मेजर द यूरिनरी आउटपुट हावरली। नर्स अगर पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो नर्स उसके यूरिन आउटपुट को हर घंटे मेजर करेगी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसका टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो पेशेंट में यूरिन आउटपुट का लेवल जो है वो 30 ml पर आवर से कम हो जाता है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो हम उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट और यूरिन आउटपुट के लिए मेजर करेंगे। अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml है, इसका मतलब है कि पेशेंट का मैग्नीशियम सल्फेट का जो लेवल है वो नॉर्मल बना हुआ है, थेराप्यूटिक लेवल बना हुआ है। नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल की अगर बात की जाए तो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल होता है 4 to 7 मिलीक्यूरेंट पर लीटर। लेकिन जब भी मैग्नीशियम सल्फेट किसी पेशेंट को चल रहा है तो हम उसके रेस्पिरेटरी रेट को काउंट करेंगे और उसके यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में टॉक्सिसिटी हो चुकी है, और टॉक्सिसिटी अगर है तो इसका मतलब है कि इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर नर्स थेराप्यूटिक मैग्नीशियम सल्फेट अगर दे रही है तो इसका मतलब है कि उसकी यूरिन आउटपुट को मेजर करेगी, और ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन था नर्स डार्क इन द रूम। यहाँ पे कोई भी रूम को बंद करने की या रूम को डार्क करने की, लाइट बंद करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। हमको सिर्फ ये पता करना है कि जब मैग्नीशियम सल्फेट किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट में यूरिनरी आउटपुट जो है उसको मेजर करेंगे, क्योंकि अगर यूरिनरी आउटपुट जो है 30 ml पर आवर से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट में यूरिनरी मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो चुका है, और टॉक्सिसिटी अगर है तो इसमें यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, इसलिए हम यूरिन आउटपुट को मेजर करते रहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर 10-year-old क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी। एक 10 साल का बच्चा है, सर्जरी के लिए पोस्टेड है। द क्लाइंट्स मदर टेल द नर्स दैट हर रिलीजन फॉरबिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसकी मदर जो है वो नर्स को बता रही है कि इनके धर्म में या इनके रिलीजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मना किया गया है, जो इनके धर्म में
इनके रिलीजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। व्हाट नर्सिंग एक्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। देखिए कौन से धर्म के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात की जाए या रिलीजन के बेसिस पे बात की जाए तो एक जेवोहा विटनेस नाम से एक JEHOVAHS जेवोहा विटनेस जो होते हैं इनके रिलीजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को फॉरबिड यानी मना किया गया है, अलाउड नहीं है। जेवोहा विटनेस के रिलीजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अलाउ नहीं किया गया। ये किसी भी पेशेंट को ब्लड नहीं देते हैं और किसी भी पेशेंट का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। ये इनके रिलीजन पे बेसिस्ड है, वो हो सकता है किसी में भी। तो जेवोहा विटनेस करके एक रिलीजियस ग्रुप है, ये अपने ब्लड ग्रुप को या ब्लड को अलाउ नहीं करते हैं देना और किसी दूसरे पेशेंट से खुद को ब्लड लेना। तो ये आपसे पूछा गया था कि अगर कोई पेशेंट मना कर रहा है तो इसमें नर्स क्या करेगी, या किसी के धर्म में ऐसा मना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है तो क्या किया जाएगा नर्स के द्वारा। यहाँ पे नर्स का फर्स्ट ऑप्शन था डॉक्यूमेंट द मदर स्टेटमेंट इन द चार्ट, मदर जो मना कर रही है उसके स्टेटमेंट को चार्ट में नोट करेगी, या एंकरेज द मदर टू रिकन्सिडर, या मदर को बोलेगी कि अभी आप और सोच लीजिए, एंकरेज करेगी ऐसा सब करने के लिए कि ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन था एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस ऑफ नो ट्रीटमेंट, या अगर पेशेंट को ये ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो इससे क्या हो सकता है वो सब पेशेंट के मदर को एक्सप्लेन करेगी, या नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ द मदर्स रिफ्यूजल, या डॉक्टर को बताएगी कि पेशेंट की मदर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिफ्यूज कर दिया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट द मदर स्टेटमेंट, मदर के स्टेटमेंट को चार्ट करने से कुछ कुछ इशू एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्टिंग करने से इशू इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको या तो पेशेंट को कंसिडर करना है या फिर जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो पेशेंट है जिसका सर्जरी होना है उसके रिलेटिव्स ने या उसकी मदर ने उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलाउड नहीं है। तो इस बात को नर्स कम्युनिकेटर के मीडियम के थ्रू यानी कि पेशेंट की मदर से इन्फॉर्मेशन लेकर के डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, ताकि जो दूसरा कुछ भी प्रोटोकॉल है उसको कैरी आउट किया जा सके। यहाँ पे कंसिक्वेंस ऑफ नो ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट नहीं होने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होने से क्या रिजल्ट हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि पेशेंट का क्या सर्जरी हो रहा है और सर्जरी में कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस है, या यहाँ पे सर्जरी होने के बाद में कितने और भी कॉम्प्लिकेशन ऐड किए जा सकते हैं। इसलिए ये सी ऑप्शन गलत होगा। एंकरेज द मदर टू रिकन्सिडर, मदर को दोबारा से एक्सप्लेन करने की या उनको दोबारा से कहेंगे कि आप और सोच लीजिए, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये एक रिलीजियस मैटर है और अगर रिलीजियस मैटर में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नर्स को होना है। और रिलीजियस मैटर में अगर उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ये मना किया गया है तो इसका मतलब है कि मना ही किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा और डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नर्स जो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के डॉक्टर को बताएगी कि पेशेंट की जो मदर है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग रिफ्यूज कर रही है। अभी आगे का जो एक्शन है वो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के डिपेंड करेगा और डॉक्टर उसमें इंपॉर्टेंट अपना रोल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट 3 आवर्स आफ्टर एन इंजरी विद 2nd डिग्री बर्न ऑफ द फेस, नेक एंड हेड। एक पेशेंट है, बर्न हुआ है उसको फेस, नेक एंड हेड का, 3 घंटे के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न विद क्लाइंट डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज़ पेशेंट को डेवलप होने के चांसेस हैं। हाइपोवोलेमिया, पेशेंट में हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस हैं। 2nd डिग्री बर्न की यहाँ पे बात की गई है, फेस, नेक एंड हेड की। दूसरा था लेरेंजियल एडिमा, तीसरा हाइपरनेट्रीमिया, चौथा हाइपरकैलेमिया। हाइपोवोलेमिया यहाँ पे पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हाइपोवोलेमिया 2nd डिग्री बर्न हुआ है ना कि 3rd डिग्री। और अगर बर्न की भी बात की जाए तो वो सिर्फ फेस, नेक और हेड का हुआ है, फेस, नेक और हेड का। तो ये जो ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया वाला ये यहाँ पे गलत होगा और इसके दूसरे भी कोई फीचर्स यहाँ पे डिनोट नहीं किए गए हैं। पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, बर्न वाले पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया भी नहीं होगा, पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होंगे। और जब भी बर्न की अगर बात की जा रही है तो फेस, नेक और हेड का अगर है यानी कि अपर बॉडी पार्ट का अगर पेशेंट को बर्न हुआ है तो वहाँ पे हमेशा पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की वजह से यानी कि जो पेशेंट को जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग हो गया है या जो इनहेलेशनल के कारण जो बर्न हुआ है
या जब अपर बॉडी पार्ट का अगर इंजरी होता है, बर्न होता है, तो पेशेंट में लेरिंजियल एडिमा होने के चांसेज हैं, और लेरिंजियल एडिमा जब होगा तो पेशेंट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जब भी पेशेंट को अगर अपर बॉडी पार्ट के फेस, नेक और हेड का स्पेशली अगर बर्न हो रहा है, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे लेरिंजियल एडिमा हमें देखने को मिलेगा। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस तरह के पेशेंट के लिए हम रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पेशेंट को, उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए वो सब हम पहले से ही रेडी करके रखेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज इवेल्युएटिंग न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर एन एल्डरली क्लाइंट विद एनोरेक्सिया। एक पेशेंट है एनोरेक्सिया वाला, तो उसके न्यूट्रिशनल लेवल को इवेल्युएट कर रही है। विच डाटा बेस्ट इंडिकेट द प्लान ऑफ केयर इज इफेक्टिव। यानी कि एक एनोरेक्सिया वाला पेशेंट है। एनोरेक्सिया वाला पेशेंट कौन सा पेशेंट होता है? जो खाना नहीं खा रहा है या भूख उसको लग नहीं रही है। तो इस तरह के पेशेंट के न्यूट्रिशनल लेवल को नर्स असेस कर रही है। तो अभी असेसमेंट करने के टाइम पे आउटकम की यहाँ पे बात की जा रही है, न्यूट्रिशनल आउटकम। यानी कि पेशेंट में न्यूट्रिशनल आउटकम में क्या देखने को मिलेगा, जिससे कि ये होगा कि इंडिकेट बेस्ट प्लान ऑफ केयर इज इफेक्टिव। यानी कि आपने जो इसके लिए प्लान बनाया था एनोरेक्सिया वाले पेशेंट के लिए, आपने जो डाइटरी इंस्ट्रक्शन का जो प्लान बनाया है, अगर वो प्लान इफेक्टिव है या नहीं है, ये हमें एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में कैसे देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, द क्लाइंट सेलेक्ट ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द मेन्यू। यानी कि पेशेंट एक बैलेंस्ड डाइट सेलेक्ट कर रहा है मेन्यू में से, क्या इससे हमारा जो न्यूट्रिशनल आउटकम का जो प्लान है एनोरेक्सिया वाले पेशेंट के लिए वो इफेक्टिव है। या फिर क्लाइंट्स हिमेटोक्रिट इंप्रूव, पेशेंट का हिमेटोक्रिट लेवल जो है वो बढ़ रहा है। या द क्लाइंट्स टिश्यू टर्गर इंप्रूव, या पेशेंट का टिश्यू का टर्गर जो है वो बढ़ रहा है। या द क्लाइंट गेन्स वेट। देखिए टिश्यू टर्गर कब बढ़ेगा या टिश्यू टर्गर कब इंप्रूव होगा, जब पेशेंट में फ्लूइड का लेवल है जो है वो बढ़ेगा। मान लीजिए कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिया का है या डिहाइड्रेशन का है, तो उसमें जो टिश्यू का टर्गर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टिश्यू की इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, टिश्यू ड्राइनेस हो जाएगा, स्किन ड्राइनेस हो जाएगी। तो हम इस पेशेंट को में फ्लूइड देंगे, और फ्लूइड लेवल अगर बढ़ रहा है तो टिश्यू का टर्गर इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे फ्लूइड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में न्यूट्रिशन की। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन गलत होगा। दूसरा था क्लाइंट्स हिमेटोक्रिट इंप्रूव। अगर पेशेंट का हिमेटोक्रिट का मतलब हो गया परसेंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड, परसेंट ऑफ आरबीसी इन परसेंटेज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट है, ये एक 38 से 45% जो एक नॉर्मल हिमेटोक्रिट लेवल होता है। अगर पेशेंट का हिमेटोक्रिट लेवल मान लीजिए बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल आउटकम जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है, यानी हमने जो पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया है वो इफेक्टिव है। क्योंकि हिमेटोक्रिट या आरबीसी जो है वो पॉलीसाइथीमिया वाले केसेस में भी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। या आरबीसी या हिमेटोक्रिट जो पेशेंट का है वो अगर हम पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो भी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर पेशेंट का हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इंप्रूव हो रहा है, या हमने उसका न्यूट्रिशनल आउटकम के लिए जो डाइट दी है वो एनोरेक्सिया वाले पेशेंट के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। द क्लाइंट सेलेक्ट ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द मेन्यू। या पेशेंट आपके पास में जो मेन्यू है उसमें से एक बैलेंस्ड डाइट सेलेक्ट कर रहा है, तो क्या जो हमारी न्यूट्रिशनल आउटकम जो है वो इफेक्टिव है, ये भी यहाँ पे गलत होगा। क्योंकि बैलेंस्ड डाइट जो चूज़ कर रहा है वो पेशेंट मेन्यू से कर रहा है, और मेन्यू में चूज़ करने से क्या होगा, हमारा अल्टीमेट पर्पस न्यूट्रिशनल वाले पेशेंट को न्यूट्रिशनल पेशेंट में क्या रहेगा एनोरेक्सिया वाले में, कि पेशेंट का वेट गेन अगर हो रहा है, द क्लाइंट गेन्स वेट, यानी कि पेशेंट अगर वेट गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में क्या होगा, खाना नहीं खाएगा तो वेट कम होगा। और अगर हम सही डाइट पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम रिजोल्व हो रही है। तो अगर पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट खाना खाने लग गया है। इससे ये हमें हमारा जो डाइटरी इंस्ट्रक्शन था या जो एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में हमने प्लान जो हमारा था वो इफेक्टिव प्लान रहा है। किससे पता लगेगा, अगर पेशेंट वेट गेन कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉलोइंग रिपेयर ऑफ ए फ्रैक्चर फीमर विद कास्ट एप्लीकेशन। एक पेशेंट है, एडमिट हुआ है, फ्रैक्चर फीमर है, प्लास्टर लगा हुआ है, कास्ट लगी हुई है। विच नर्सिंग असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। इनमें से कौन सी एक चीज़ नर्स ने फील की है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है पेन, वार्म टोज, पैडल पल्स रेट, रैपिड पैरेस्थीसिया ऑफ द टोज। देखिए पेन जो है वो फ्रैक्चर फीमर वाले पेशेंट में कास्ट वाले में देखने को मिल सकता है, तो ये एक नॉर्मल है। वार्म टोज का मतलब हो गया वहाँ पे ब्लड की सप्लाई एडिक्वेट है, और अगर यहाँ पे कूल लोअर एक्सट्रीमिटी होती है या कूल टोय की बात होती तो इसको नर्सिंग असेसमेंट में डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की या रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर कूल है इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो रही है या वास्कुलर एबनॉर्मलिटी वहाँ पे देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे वार्म टो है, इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड की एडुकेट सप्लाई है, तो इसको भी ये नॉर्मल हो गया, तो इसको भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पैडल पल्स रैपिड, यहाँ पे अगर पैडल पल्स हमें फील नहीं होती, पैडल पल्स अगर नॉट फील नहीं होती तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल हो गया। और पैडल पल्स अगर यहाँ पे पेशेंट की रैपिड है तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल है। तो ये तीनों ही ऑप्शन एक नॉर्मल है। पेन भी पेशेंट को देखने को मिलेगा, वार्म टो भी उसका होगा, और पैडल पल्स भी जो है वो रैपिड रहेगी। तो आपको डॉक्टर को क्या इन्फॉर्म करना है, क्या असेसमेंट करना है, करके बताना है, रिपोर्ट करना क्या है, जो गलत है। क्या गलत है यहाँ पे? पैरेस्थीसिया ऑफ द टो, यानी कि पेशेंट के टोज में यानी कि जहाँ पे कास्ट फीमर में लगा हुआ है उससे नीचे वाले पार्ट में जो टोय है, उस टोय में पैरेस्थीसिया कोई भी सेंसेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो कास्ट है वो टाइट लगा हुआ है। और इस चीज़ को हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ताकि जो और कॉम्प्लिकेशन या पैरेस्थीसिया पैरालिसिस जो होने के चांसेस हैं या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं उसको हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसको पहले ही प्रिवेंट किया जा सके या उसको ट्रीट किया जा सके, पहले ही अर्ली लेवल पर ट्रीट किया जा सके। पेन, वार्म टॉय और पैडल पल्स रैपिड, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये पेशेंट में होनी ही चाहिए। हम पेशेंट के पेन लेवल का भी चेक करेंगे कास्ट लगाने के बाद, उसका टॉय वार्म है या नहीं ये भी हम चेक करेंगे, और पैडल पल्स भी हम चेक करेंगे कास्ट लगाने के बाद। अगर ये तीनों चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, पैडल पल्स वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हम इसको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपके? पैरेस्थीसिया ऑफ द टॉय, पैरेस्थीसिया हो रहा है टॉय का, तो इसको ये एक एबनॉर्मल है और इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, ताकि उस कास्ट को रिमूव करके दूसरे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होने से अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वुड बी एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ डाई विद ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक पेशेंट का होना है, उसके लिए एक इंजेक्शन दिया गया है डाई का। तो डाई का इंजेक्शन देने के बाद में पेशेंट में क्या नॉर्मली फाइंडिंग एक्सपेक्ट आप करने को देखेंगे, या क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग पेशेंट में देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस टू द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है उसके नीचे वाली जो एक्सट्रीमिटी है वो कोल्ड हो जाएगी, या वार्म इन द एक्सट्रीमिटी, या पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटी है वो वार्म रहेगी। एक्सट्रीम चेस्ट पेन, या पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, या ईचिंग इन द एक्सट्रीमिटी, या पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें ईचिंग देखने को मिलेगी। कोल्ड एक्सट्रीमिटी डिस्टेंट टू द इंजेक्शन साइट, देखिए इंजेक्शन साइट से नीचे जो एक्सट्रीमिटी है पेशेंट की, मान लीजिए एल्बो में लगा, एल्बो वाले एंटीकोबाइटल फोसा में पेशेंट को इंजेक्शन लगाया डाई का, तो जो नीचे वाला जो फोआर्म है, एल्बो से नीचे वाला जो फोआर्म है, क्या इसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटी रहेगी? नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग आपसे पूछा गया, क्योंकि अगर डाई हम किसी पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसमें वार्मनेस देखने को मिलती है, कोल्ड देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो सही है वो वार्मथ इन द एक्सट्रीमिटी, जिसमें लगाया है जिस एक्सट्रीमिटी में वो वार्मथ एक्सट्रीमिटी है, वार्म गर्म हमें थोड़ी फील होगी एक्सट्रीमिटी, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा ऑप्शन था एक्सट्रीम चेस्ट पेन, क्या डाई अगर किसी पेशेंट को इंजेक्ट किया तो क्या उसमें चेस्ट पेन होगा? ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि चेस्ट पेन जो है डाई वाले पेशेंट में एक नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। चेस्ट पेन किसी और रीजन से हो सकता है, लाइक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। और ईचिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, ईचिंग जो है वो डाई वाले पेशेंट में देखने को मिल सकती है, लेकिन एलर्जिक कंडीशन में पेशेंट में ईचिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं मिलेगी, वो भी मेनली ट्रंक में या चेस्ट वाले लेवल में देखने को मिलेगी, ट्रंक चेस्ट में देखने को मिलेगी, या स्किन फोल्ड जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे एक्जिला है और ग्रोइन है, ग्रोइन, एक्जिला, ट्रंक और चेस्ट, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ में ईचिंग देखने को मिलेगी। अगर एलर्जिक है तो देखने को मिलेगी, ना कि नॉर्मली। तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ईचिंग जो है एक्सट्रीमिटीज़ में तो देखने को मिलेगी ही नहीं अगर एलर्जी है तो भी। अगर एलर्जी है और ईचिंग अगर पेशेंट को हो रही है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी? एक्जिला में, ग्रोइन में, ट्रंक और चेस्ट वाले एरिया में देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमिटीज़ में तो फिर भी नहीं मिलेगी, इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। और जब हम पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट को डाई इंजेक्ट की है तो वो जिस एक्सट्रीमिटीज़ में हमने इंजेक्ट की है वहाँ पे पेशेंट की वार्मथ एक्सट्रीमिटी हमें देखने को मिलेगी, ये हमारी एक्सपेक्टेड और नॉर्मल फाइंडिंग है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एक्शन बाय द हेल्थ केयर वर्कर इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग, इनमें से कौन सा एक गलत काम किया गया है नर्स के द्वारा या किसी हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा? इसका मतलब है कि उसने कुछ गलत किया और हमें पेशेंट को दोबारा या कैंडिडेट को दोबारा से सिखाना है। द नर्स एंड असिस्टेंट में वियर ग्लव्स वाइल गिविंग द क्लाइंट ए बाथ, यानी कि एक नर्सिंग असिस्टेंट है वो पेशेंट को बाथ दे रही है, तो क्या ग्लव्स पहनना है? तो ये क्या नॉर्मल है या नहीं? हाँ, ये तो नॉर्मल है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया इंडिकेट है नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नीड फॉर फर्दर टीचिंग का मतलब कि किसी ने कुछ गलत कर दिया है, उसको और सही सिखाने की ज़रूरत है, तो ये तो नॉर्मल ही हो गया है।
कि जब हम पेशेंट को बात कराएंगे तो उसको ग्लव्स पहना के कराना, ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। द नर्स वियर गॉगल वाइल ड्राइंग ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट, जब पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे हैं या ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें गॉगल पहनने की ज़रूरत है, हाँ ये भी नॉर्मल बात है। द डॉक्टर वॉशेज हिज हैंड बिफोर एग्जामिनेशन द क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले अपने हैंड वॉश कर रहा है, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, ये भी एक नॉर्मल है। द नर्स वियर ग्लव्स टू टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, या नर्स जो है पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने के लिए ग्लव्स पहन रही है। नर्स पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने के लिए या नर्स वाइटल साइन चेक करते समय पेशेंट के तो ग्लव्स पहन रही है, तो क्या ये नॉर्मल है? देखिए जब हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा कर रही है तो ये गलत है। इसलिए ये नीड फॉर फर्दर टीचिंग, यहाँ पे नर्स को कराने की ज़रूरत है या टीच करने की ज़रूरत है कि उसको वाइटल साइन पहनते टाइम, वाइटल साइन चेक करते टाइम ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऐसा तो करना है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि नीड फॉर फर्दर टीचिंग, यानी कि ऐसा कैसा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, जब भी उसके वाइटल साइन चेक कर रही है तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट है जिसको कोई स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी का अगर कोई पेशेंट है या स्किन का इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को रखा है तो उनमें हम ग्लव्स पहन सकते हैं, ना कि, और ये क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लाइंट इज हैविंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट ECT हैज़ बीन इफेक्टिव। एक पेशेंट है सीवियर डिप्रेशन का, उसको ECT हुआ है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट ECT हैज़ बीन इफेक्टिव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि पेशेंट को ECT देना हमारे लिए इफेक्टिव रहा है। क्या? द क्लाइंट लॉसेस कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल लॉस हो गया है। दूसरा है द क्लाइंट वोमिट, पेशेंट ने वोमिटिंग कर दी है, तो क्या इसका मतलब ECT इफेक्टिव है। या द क्लाइंट्स ECG इंडिकेट टैकीकार्डिया, या पेशेंट के ECG में टैकीकार्डिया आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी ECT इफेक्टिव है। या द क्लाइंट हैज़ ए ग्रैंड माल सीजर। देखिए पेशेंट क्लाइंट लॉसेस कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस को लॉस कर गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ECG इफेक्टिव है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस लॉस अगर पेशेंट में हुई है तो वो इफेक्टिवनेस को नहीं दिखा रही है कि ECT इफेक्टिव है या नहीं है। ये किसी और रीजन से भी हो सकती है, या हम ड्राउजीनेस और जो दूसरे मेडिकेशन मसल रिलैक्सेंट के लिए देते हैं या पेशेंट को लिथार्जिक और स्लीपी करने के लिए देते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट में कॉन्शियसनेस लॉस होने के देखने को मिल सकती है। क्लाइंट वोमिट, अगर पेशेंट ने वोमिटिंग कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि ECT इफेक्टिव है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। अगर पेशेंट को ECG में टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ECT इफेक्टिव है, इसलिए ये भी गलत होगा। क्लाइंट एज ए ग्रैंड माल सीजर, हम ECT में क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाते हैं और इलेक्ट्रोड अप्लाई करने के बाद में पेशेंट में हम ग्रैंड माल सीजर ही तो देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ग्रैंड माल सीजर का मतलब होगा टॉनिक क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर, और ECT में यही किया जाता है, पेशेंट में ग्रैंड माल सीजर जनरेट की जाती है, टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है पेशेंट में, और जो केमिकल्स है उनका रिलीज होता है। ECT का यही पर्पज़ है। तो ECT में अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो ECT हमारी कब इफेक्टिव होगी, जब पेशेंट में ग्रैंड माल सीजर या टॉनिक क्लोनिक सीजर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी ECT जो है उसका रिजल्ट अच्छा आया है, हमारी ECT इफेक्टिव रही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए 5-year-old इज बीइंग टेस्टेड फॉर पिन वर्म, एक 5 साल का बच्चा है, उसको टेस्ट करना है पिन वर्म के लिए। टू कलेक्ट ए स्पेसिमेन फॉर असेसमेंट ऑफ पिन वर्म द नर्स शुड टीच द मदर टू, इस पिनवर्म के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए नर्स उसकी मदर को क्या बताएगी। देखिए पिनवर्म जो है इसको हम पिनवर्म को हम सीट वर्म या एंटेरोबायोसिस ENTEROBIASIS एंटेरोबायोसिस भी बोलते हैं, सीट वर्म या एंटेरोबायोसिस भी हम पेशेंट को या पिनवर्म को बोलते हैं। तो पिनवर्म वाले जो केसेस हैं इनमें क्या होता है कि पेशेंट को जिसको पिनवर्म हुआ है, इन्फेक्शन जिसको हुआ है, वो पिनवर्म के एग्स को इनहेल कर लेता है या डाइट के थ्रू खा लेता है। पिनवर्म्स के एग्स को कोई भी कैंडिडेट अगर इनहेल कर लेता है या डाइट के मीडियम से खा लेता है तो उसका मतलब है कि उसको पिनवर्म के जो एग्स हैं वो अंदर चले गए हैं तो वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद में पेशेंट में पिनवर्म्स डेवलप होंगे, और ये पिनवर्म्स जो है वो पेशेंट के सीकम वाले एरिया में और डेवलप होते हैं, और वहाँ पे एग्स जो फीमेल पिनवर्म्स जो होती हैं वो एग देने के लिए पेशेंट के एनल वाले एरिया में आती है। और जब हम पिनवर्म का सैंपल जब कलेक्शन करते हैं तो सैंपल कलेक्शन करते टाइम हम एक
टेप का यूज़ करते हैं और उस टेप को हम पेशेंट के एनल वाले रीजन में रखते हैं, ताकि जब फीमेल पिनवॉर्म एग देने के लिए एनल वाले एरिया में पेशेंट के आएंगी तो वो एग जो है वो उस टेप से चिपक पाएँ, और अगर चिपक पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम उन एग को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए या उस सैंपल को हम इवेल्यूएशन के लिए लैब में भेज सकते हैं और रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि मदर को इंस्ट्रक्शन क्या देगी नर्स। फर्स्ट है एग्जामिन द पेरिएनल एरिया विद फ्लैश लाइट 2 to 3 आवर आफ्टर द चाइल्ड इज एस्लीप एंड टू कलेक्ट एनी एग्स ऑन ए क्लियर टैप। जैसा हमने अभी बताया, इसमें ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि नर्स पेशेंट की मदर को बोलेगी कि जब बच्चा सो जाए उसके 2 से 3 घंटे बाद में एक फ्लैश लाइट यूज़ करते हुए पेशेंट के पेरिएनल एरिया में एक टेप को अप्लाई करेंगे। उस टेप से क्या होगा कि जब पेशेंट के जो फीमेल पिनवॉर्म का जो अंदर है इंटेस्टाइन में जो है वो फीमेल पिनवॉर्म जो है वो एग डिलीवर करने के लिए पेशेंट के पेरिएनल वाले रीजन में आएंगी, और वो जो एग डिलीवर करेगी वो एग क्लियर टेप जो हमने पेशेंट के पेरिएनल एरिया में अप्लाई किया है वहाँ पे चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो हम उस टेप को एक सैंपल के रूप में लैब स्टडी के लिए भेज देंगे, जिससे हम इन्फेक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन था स्क्रैप द स्किन विद ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड ब्रिंग इट टू द क्लिनिक। ये कोई स्किन का इन्फेक्शन नहीं है तो ताकि स्किन का सैंपल लेने की जरूरत पड़े, इसलिए ये बी ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है ऑब्टेन ए स्टूल स्पेसिमेन इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में स्टूल स्पेसिमेन हम कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीमेल पिनवॉर्म है जो एग डिलीवर करती है वो आफ्टरनून में नहीं करती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। चौथा ऑप्शन है ब्रिंग ए हेयर सैंपल टू द क्लिनिक फॉर इवेल्यूशन। पेशेंट के बालों को इकट्ठा करके सैंपल के रूप में लाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एंटरबायोसिस। एंटरबायोसिस मतलब पिनवॉर्म, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम। तो पिनवॉर्म्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन या किस तरह की मेडिसिन हम यूज करते हैं और इसके रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 10 years of एज। अगर 10 साल से कम साल का बच्चा है तो क्या उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है द एंटायर फैमिली शुड बी ट्रीटेड, या पूरी फैमिली को ट्रीट किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मेडिकेशन थेरेपी विल कंटिन्यू फॉर 1 year। क्या पिनवॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 1 साल तक कंटिन्यू मेडिसिन चलती है। या चौथा ऑप्शन है इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी विल बी ऑर्डर्ड, या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं। देखिए पेशेंट को इस तरह के पिनवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशन कभी नहीं चलती है, ये गलत है। पिनवॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एल्बेंडाजोल या एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, और ये दोनों मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक मेडिकेशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। और ये पिनवॉर्म जो है वो कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, ये एक पैरासाइट है। इसलिए मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल इनके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज में की जाती है, एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं देंगे, ये गलत हो गया। मेडिकेशन थेरेपी विल कंटिन्यू फॉर 1 year। हाँ, ये मेडिसिन को पेशेंट को पिनवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 1 साल तक देने की ज़रूरत, यानी कि पेशेंट को 1 साल तक ये मेडिसिन कंटिन्यू नहीं रहती है, इसलिए ये सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। और ए ऑप्शन था ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 10 year of एज। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो भी उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फर्दर एडवांस होगा और उसमें नुकसान उसके देखने को मिल सकते हैं, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेंज हो जाएगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। और पिनवॉर्म इन्फेक्शन को जब भी हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट के सभी फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि एंटायर फैमिली को ही ट्रीट करेंगे, पूरे फैमिली मेम्बर को ही ये मेडिसिन दी जाएंगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए पेशेंट को जो पिनवॉर्म के जो एग्स हैं होने के जो चांसेस कहाँ से हुए, मान लीजिए उनको डाइट में ही मिला, तो पूरा परिवार एक ही जगह से खाना खाता है, एक ही फूड सोर्स उनका है, तो वहाँ से इन्फेक्शन अगर मिला है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को वो हुआ है, और सभी लोगों को हुआ है इसका मतलब है कि हम उनको सभी फैमिली मेम्बर्स को ट्रीटमेंट देंगे, ना कि सिर्फ एक पेशेंट को या जो पेशेंट पर्टिकुलर आपके पास में आया है उसको। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये सेशन। आप हमारे साथ में बने रहिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।